जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास 100 से ज़ायद लोग शरीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह हम कुछ ही मिनटों में पेरेंटिंग के इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने हैं और उन चैलेंजेस के हमारे पास क्या सलूशन हो सकते हैं, और उस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि 100 से करीब या 100 से ज़ायद लोग यहाँ पर इस वक्त शरीक हैं। ये अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि ये बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है और इससे आपकी संजीदगी का मुज़ाहरा हो रहा है कि पेरेंटिंग कितनी अहम है और इससे आपका ताल्लुक़ भी महसूस हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम कुछ पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ सवालात करूँ। आप चार्ट बॉक्स में उसके जवाबात लिखें। मैं हर शख्स से ख्वाहिश करूँगा कि वो चार्ट बॉक्स में उसके जवाबात लिखें। तो पहला सवाल आपसे ये है मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं समझूं कि किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आप में से कितने लोग सिंगल हैं, वो यस लिखें, और जितने लोग पेरेंट्स हैं पी लिखें। यस और पी लिखें। जो सिंगल हैं वो एस लिखें और जो पेरेंट्स हैं वो पी लिखें। तो ऑलमोस्ट यहाँ लग रहा है कि तमाम ही पेरेंट्स हैं। बहुत 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 शुक्रिया। दूसरा सवाल आपसे ये है कि कितने अफराद आप में से जो है वो टीनेजर के पेरेंट्स हैं, वो टी लिखें। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उसमें कितने लोग टीनेजर के पेरेंट हैं, यानी कि जो आप ये कह सकते हैं टीन एज में जा चुके हैं उनके बच्चे, वो टी लिखें। हम देखना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग टीनेजर के पेरेंट्स हैं। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और एक छोटा सा सवाल ये है कि कितने, मतलब ये कि आपके एक से ज़ायद बच्चे, या ये कहेंगे कि 3 से ज़ायद बच्चे किसके हैं, वो लिखें अपना, कि 3 से ज़ायद, 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, टोटल कितने आपके बच्चे हैं, 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, वो लिखें आप लोग। एक और एक सवाल है आपसे कि आप में से कितने लोग शोहर और बीवी दोनों मिलकर के अटेंड कर रहे हैं। 7, माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा 7, वेरी गुड जी। आप शोहर और बीवी दोनों मिलकर के अटेंड कर रहे हैं ये वर्कशॉप। उस आप में से कितने लोग हैं जो अगर है तो यस लिखें। अगर शोहर और बीवी मिलकर के अटेंड कर रहे हैं तो यस लिखें। ऐसा संजीदा सवाल है आपसे कि हु आर यू, आप क्या हैं। एक लफ्ज़ में आप अपना जुमला लिखें कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, हु आर यू। अब इस वर्कशॉप के तनाजुर में आप क्या हैं ये बताएं। मदर, वेरी गुड जी, बहुत सही जवाब। टीचर, पेरेंट। बहुत से लोगों का यही रहता है कि या तो वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं जो है इकोनॉमिक्स फील्ड का टीचर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या फिर मैं लॉयर हूँ। ये जहन में हमारा ख्याल है, यानी कि हमारी अपनी आइडेंटिटी का ताल्लुक बहुत से लोगों के साथ ये रहता है कि मैं जो है फ़लाँ फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ये जो जहन में हमारे ख़यालात हैं, ये इकनॉमिक सिस्टम की देन है, हमारा जो पेशा है उसकी देन है, जिस वजह से हम ये समझते हैं कि हु आर यू जैसे ही कहते हैं तो हम डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, या अपना नाम पेश करते हैं। तो अब आप देखें कि आपने कहा कि मुस्लिम हूँ या मोमिन हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है वो या तो आप फादर हैं या तो मदर हैं। ये आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आज का जो हमारा वर्कशॉप है उसमें एक अहम बात बताया गया है, और मैं वो सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप एक साथ लिखना है। मैं जब यस कहूँगा 1 2 3 गो, जैसे ही कहूँगा उसका आंसर हर एक साथ लिखेंगे उसका आंसर, ठीक है। उसके लिए आपको मैं टाइम भी दे रहा हूँ कि आप सोचें भी, जब तक मैं ज़रा सा कुछ बात करूँगा। व्हाट आर द चैलेंजेस इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपके जहन में 21वीं सेंचुरी के क्या चैलेंजेस है पेरेंटिंग के रिलेटेड। कोई भी एंटर मत कीजिए, लिख करके टाइप करके रखिए। क्या आपकी नज़र में पेरेंटिंग के सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हैं, 1 2 3 लिख के रखिए, टाइप कीजिए, एंटर मत कीजिए, एंटर मत कीजिए, बराए मेहरबानी एंटर मत कीजिए। मैं जैसे ही कहूँगा 1 2 3 गो, जब एंटर करना है।
ठीक है, रेडी है? हर एक ने सोच लिया कि आपकी नजर में पेरेंटिंग के रिलेटेड सबसे बड़ा क्या चैलेंज है? 1 2 3, 3 चैलेंज मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। 21 सेंचुरी में पेरेंटिंग के रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वो आप लिखना है, 1 2 3 मैक्सिमम। ठीक है, रेडी है? यानी अगर आप टोटल अगर आप उसको डिवाइड कर लें तो 4 से 5 टॉपिक बन रहे हैं, जिसमें जो है सोशल मीडिया, जिसमें सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फला एडिक्शन है, वो सब चीज़ों को मिला करके आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रैक्शन है, राइट? ये पहला है। दूसरा आपने बताया कि तरबियत के रिलेटेड, तरबियत के जितने भी उसलूब हैं या उसके जितने भी डायमेंशन हैं वो आपने बताया कि तरबियत, बच्चों की तरबियत। ठीक है, पहला ये कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से बचाना, ये चैलेंज है सबसे बड़ा। दूसरा ये चैलेंज है कि आपके पास बच्चों की तरबियत करना, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। और तीसरा इंपॉर्टेंट आपने बताया, बहुत से लोगों ने जिसको आप ये कह सकते हैं कि कवर अप किया है, कि हमें आखिरत की फिक्र करना है या हमें आखिरत से, उन्हें आखिरत में जो है दोज़ख से बचाना है, या इस तरह की चीज़ों को लिया गया है। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहे हैं। इसको छोड़कर आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई एस्पेक्ट है जिस पर काम करना चाहिए एज ए पेरेंट, तो आप उसको लिख सकते हैं या फिर उस पर आप सोच सकते हैं। बाद में हम उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, हम आपको सवाल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, कि आपने हमारे साथ जो है इसका मौका दिया और हमने आपके सामने ये कुछ एक्सरसाइज की। ठीक है, तब हमारे पेश नज़र जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पहले आपको देना चाहेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी लर्निंग है, जैसे अभी ये वर्कशॉप है, ये वेबिनार है और इस तरह के कोई वेबिनार हो सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कुछ स्क्रूज होते हैं जिसकी बुनियाद पर आपका लर्निंग लेवल बैठता है। या कहेंगे कि कोई बोर्ड है, जो बोर्ड आप लगा दें आपने, तो कितने स्क्रूज पर बोर्ड बैठता है ये बताइए? कितने स्क्रू पर एक बोर्ड बैठ सकता है? मिनिमम कितने स्क्रू होने चाहिए? मिनिमम कितने स्क्रू होने चाहिए? 4। ओके, एक पर बैठ सकता है, मिनिमम 4 की बात कर रहे हैं। 1 पर बैठ सकता है, एक बोर्ड बिठाना है आपको तो 2 पर बैठ सकता है जी। मिनिमम हमारी पेश नज़र में या स्टडी ये बताती है कि किसी भी बोर्ड को बिठाना है, अच्छे अंदाज से बिठाना है, तो 2, मिनिमम 3 होनी चाहिए। 3 जगह पर अगर आप बिठाते हैं तो फिक्स अंदाज से वो बैठ जाता है, वरना 2 होते हैं तो कुछ बैठ जाता है लेकिन गिरने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह लर्निंग एस्पेक्ट के भी बहुत से स्क्रू हो सकते हैं जिस पर आपका लर्निंग बोर्ड बैठ सकता है, और उसमें जो है हम यहाँ पर आपको 3 स्क्रू बता रहे हैं। अगर आपकी लर्निंग को आपको आगे बढ़ाना है तो वो आपको करने होंगे। और सबसे पहला स्क्रू है जिसकी मैं आपको दावत भी दूंगा, वो है कि नोट्स टेकिंग। आपको नोट्स लेने होंगे, जो बातें यहाँ पर बताई जाएंगी उसके आपको नोट्स लेने हैं। इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप नोट्स लेंगे तो होगा ये कि आपकी ब्रेन भी काम कर रहा है, आपके आइज़ के ज़रिए से वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन विद इन सेकेंड जो है उस पर काम करेगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन थ्रू आपके हैंड से जो है ना, दिल के थ्रू वो आपके कलम में आएगी और उसके असरात आप महसूस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि लर्निंग अप्रोच है। और इसमें यह है कि जब आप इस पर काम करते चले जाएंगे, यानी कि मैजिक स्टार्ट्स व्हेन यू टुक पेन एंड पेपर। जब आप पेन एंड पेपर लेकर के कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर मैजिक स्टार्ट होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इमीडिएटली जा करके गो एंड ग्रैब द पेन एंड पेपर, आप पेन एंड पेपर लेकर के आएँ। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो कम से कम 3 लोगों को आप शेयर करने की कोशिश करें, 3 लोगों को आप बताने की कोशिश करें। जो भी यहाँ पर बेहतर बात बताई जाएगी वो आप अपने से 3 दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें। उसमें से एक नाम तो मैं आपको दूंगा, दूसरे और नाम आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने स्पाउस को, अपनी बीवी को, शोहर है तो बीवी को बताएं, बीवी यहां पर मौजूद है तो अपने शोहर को बताएं। ये एक नाम तो मैं दे रहा हूं, और 2 नाम आप खुद से तलाश करें कि वो किसको आप ये इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो शेयरिंग जो है ना वो केयरिंग है, और बगैर शेयरिंग के आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बगैर ये वेबिनार कोई फायदामंद नहीं रहेगा, वो है एप्लीकेशन। यानी जो कुछ आप यहाँ सीखेंगे उसको अप्लाई करें अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी डे टू डे अफेयर्स में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, खुद अपनी ज़ात पर इंप्लीमेंट करें।
तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि कंसिडरिंग थिंग्स इंप्लीमेंटेबल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले आपके जहन में यह होना है कि यह चीज इंप्लीमेंटेबल है, मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं या कर सकती हूं। जब आपके जहन में यह बात वाज़ेह हो जाए कि जो कुछ मैं यहां सीख रही हूं या सीखूंगा तो मैं उसको इंप्लीमेंट करने के काबिल हूं, तो वो इंप्लीमेंटेबल से आगे बढ़ करके इंप्लीमेंटेशन के वो मैदान में चला जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये 3 स्क्रूज लर्निंग की आप अपने अंदर फिट करें, यही चीज अपने बच्चों को भी सिखाएं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडीज बताई जाती है कि उन्होंने 25 स्कूल, टॉप दुनिया के 25 स्कूलों को उन्होंने सेलेक्ट किया और 25 स्कूल से उन्होंने टॉप मोस्ट असातिज़ा को जो है वहां पे उन्होंने बुलाया और फिर उनके सामने उन्होंने किया जी जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि ये जो 3 स्क्रूज हैं ये आप अपने बच्चों को भी इनकलकेट करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये स्टडी की और कहा कि 25 टॉप मोस्ट मतलब मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ स्कूलों से टॉप मोस्ट जो है टीचर्स को बुला करके उन्होंने 6 दिन का वर्कशॉप किया। 7 दिन के लिए बुलाया और 6 दिन का उन्होंने वर्कशॉप किया और उनको कहा कि आप इस पर स्टडी करें कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह से उन्हें जो है उनको टीचिंग दी जाए, इस पर आप कोशिश करें। और 6 दिन कंटिन्यूसली इन 25 जो है असातिज़ा ने मेहनत की और आप जानते हैं कि इसके बाद इख्तिताम पर क्या किया उन्होंने, किसी को मालूम है इस पर? तो उनका कंक्लूजन सिर्फ एक सेंटेंस का था, जॉइंट उन्होंने सब लोग मिलकर के उन्होंने जॉइंट जो है स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट बहुत ही चौंका देने वाला है। वो स्टेटमेंट था द बेस्ट वे टू टीच अ चाइल्ड, the best way to teach a child is to teach to the other child। यानी कि उस बच्चे से कहें कि वो दूसरे बच्चे को टीच करे, दिस इज द बेस्ट वे। तो यानी कि 6 दिन मेहनत करके दुनिया के टॉप मोस्ट जो है टीचर्स मिलकर के जब उन्होंने सर जोड़ करके उस पर काम किया तो आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि बेस्ट तरीका ये है कि एक बच्चे को सिखाने का कि वो दूसरे बच्चे को सिखाने में वो कामयाब हो जाए। तो यहाँ बहुत अहम तरीन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा करना चाहते हैं कि वो लर्नर बने और बहुत बेहतरीन जो है वो स्टूडेंट बने, तो उसके लिए गुर ये है कि उसके अंदर ये काबिलियत पैदा करे कि वो दूसरे बच्चे को सिखाने वाला बन जाए। ठीक है, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारे पास लोग ये सवाल करते हैं कि चिल्ड्रंस का मतलब है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के कहाँ तक, किस एज तक हम समझेंगे कि वो टीनेजर है या हम उसको अपने पेरेंटहुड में रख सकते हैं। तो साइंस इस सिलसिले में ये बताती है कि 3 स्टेजेस हैं बच्चों के। तो स्टडीज ये बताती है इस सिलसिले में कि इंसान को सीखने के लिए 3 C's की जरूरत होती है। उससे पहले मैं देखूंगा कि 3 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के 3 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है 0 to 7 ईयर्स का, इसको इम्प्रिंट एज कहते हैं, इम्प्रिंट एज। ठीक है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो 8 ईयर्स से बढ़कर के आता है। किसी को मालूम है कि 8 ईयर्स से कहां तक वो जाता है? ठीक है जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि इसमें जो दूसरा स्टेज है 8 to 12 ईयर्स का स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट स्टेज इस हिसाब से है कि इसको मॉडलिंग स्टेज कहते हैं। यहां पर मॉडलिंग करता है बच्चा कॉपी करता है आप जो कुछ कर रहे हैं उसको, ये मॉडलिंग स्टेज कहते हैं। इसको मेंटरिंग स्टेज भी कहते हैं, मेंटरिंग स्टेज है। और आखिरी जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशली बच्चे जो है अटैच होता है, ये सोशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इस स्टेज में होता यह है कि आपको बच्चे का फ्रेंड बनना है, आपके बच्चे का आपको फ्रेंड बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बात है कि सोशलाइजेशन स्टेज जो है ना वो 13 से लेकर के 21 साल तक है जी, 13 से लेकर के 21 साल तक ये स्टेज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। फर्स्ट जो है ये इम्प्रिंट एज है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक ब्लैंक स्लेट आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है और इस ब्लैंक स्लेट पर आपको काम करना है। क्या करना है? जो कुछ आप लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव लिखेंगे नेगेटिविटी लिखेंगे, रोना धोना लिखेंगे, गुस्सा लिखेंगे, जो कुछ आप लिखेंगे इस इम्प्रिंट एज में 0 to 7 ईयर्स,
वो लेकर के पूरी उम्र तक, उम्र भर वो चलेगा। अगर वो बच्चा गुस्से वाला बन रहा है तो यहां पर जो भी आपने इंप्लीमेंट किया है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट लेवल जो है वो 8 to 12 इयर्स का है। इसमें बच्चा ये करता है कि मॉडलिंग करता है। जो कुछ आप अपने एक्शन से बताते हैं, जो कुछ आप अपने कैरेक्टर के जरिए से बताते हैं, जो कुछ आप अपनी क्वेश्चन से बताते हैं, ये मॉडलिंग एज है। मॉडलिंग एज में होता यह है कि जो कुछ आपके जरिए से किया जाता है वो बच्चे देखते हैं। तो यहां पर आपको करना यह है कि इस मॉडलिंग एज में बच्चे के साथ आप एक मेंटर का रोल अदा करें, उसके साथ एक मेंटर का रोल अदा करने की आप कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां अगर आप जो इम्प्रिंट एज में जिस तरह से आप स्लेट, ब्लैंक स्लेट पे आप लिख रहे थे, उसी तरह अगर आप यहां पर करने की कोशिश करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा। आपको यहां पर वैसे थे मेंटर जो है क्वालिटी क्वेश्चंस करनी है, आपको उनसे क्वालिटी सवालात के जरिए से उनके आइडियाज को जनरेट करवाना है। उनके बहुत से जो क्रिएटिव थिंकिंग्स हो रही है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो ये मॉडलिंग एज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है मॉडलिंग एज। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन। यहां पर जो है ना अपने फादर और मदर का मसला ये होता है कि वो बच्चों के साथ बुलिंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनको जो है समझते हैं कि हम उनके कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इख्तियारात पर, उनकी चीजों पर। तो होता यह है कि जब बुलिंग की जाती है या सोशलाइजेशन इस एज में, बच्चों के साथ काम क्या करना है, बहसते फ्रेंड उनके साथ आपका रोल होना चाहिए। अगर आप दोस्त बन करके इस एज में 13 to 21 की एज में अगर दोस्त बन करके हम काम नहीं कर पाएंगे तो बच्चे बिगड़ने के चांसेस है, क्योंकि यहां पर वो नई सलाहियतें सीखते हैं, नए ख्यालात उनके अंदर आते हैं, बहुत से सवालात उनके दिमाग में रहती हैं। तो इसके लिए पेरेंटिंग के कुछ उसूल बताए जाते हैं। 3 C's ऑफ पेरेंटिंग कहा जाता है। मैं इंशाल्लाह वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। 3 C's ऑफ पेरेंटिंग क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए कि पेरेंटिंग का जो बुनियाद है, पेरेंटिंग की आप ये कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन ऑफ पेरेंटिंग, उसमें ये 3 C's हैं। अगर ये 3 C's आप समझने में कामयाब हो जाएं तो समझ लीजिए कि आप पेरेंटिंग को समझने में कामयाब हो गए। तो पहला सी ये है कि पहला सी आपके सामने ये आता है, C नंबर 1, विच इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। आप लिख लें इसको, कॉन्फिडेंस, फर्स्ट C नंबर 2, किसी को कोई है, किसी के जहन में ख्याल क्या हो सकता है C नंबर 2? क्रिएटिविटी, ये C नंबर 2। एंड थर्ड वन जो है वो कैरेक्टर। ये 3 C हैं और इसको लिखने का तरीका एक डिफरेंट तरीका है। मैं आपको यहां पर बताता हूं कि फर्स्ट जो है ये आपका बेस है और इसके ऊपर ये 2 पिलर्स हैं। एक पिलर है आपका क्रिएटिविटी का पिलर है और दूसरा आपका कैरेक्टर का पिलर है। कॉन्फिडेंट उसका बेस है और कॉन्फिडेंट के बगैर ना क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है, ना कैरेक्टर पैदा किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इस पर हम जरा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। ये चार्ट के जरिए से मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूं कि ये बेस है बच्चों की पेरेंटिंग का, कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना। अब ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज नॉट पेरेंटिंग। तो हम आपके सामने बात बता रहे थे कि फर्स्ट जो चीज है 3 इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इम्प्रिंट एज है जो 0 to 7 ईयर्स का होता है, दूसरा मॉडलिंग एज है जो कि 8 to 12 ईयर्स का होता है, और थर्ड है वो सोशलाइजेशन एज। और ये तीनों की बड़ी अहमियत इस हिसाब से है कि आप देखें कि मैंने जब सवालात किए थे शुरू में तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टीन एज में हैं, यानी कि 21 के बाद या 13 से 21 के बीच में हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मॉडलिंग एज में हैं जो 8 to 12 है। तो पेरेंटिंग का जो फोकस होना चाहिए वो इन 3 एरिया में होना है। इम्प्रिंट एज जो कि 0 to 7 है, जो कि बच्चे स्लेट के तौर पर होते हैं, जो आप लिखेंगे पॉजिटिव लिखिए पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव लिखिए नेगेटिव आ जाएगा, गुस्सा लिखिए गुस्सा आ जाएगा, हर चीज जो लिखेंगे आप वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको इस एज में जो आप काम करेंगे वो पूरी रहती दुनिया तक, जब तक बच्चा जिंदा रहेगा, ये एज में जो कुछ आपने डाला वो लेकर के जाएगा और उसी की बुनियाद पर उसकी कामयाबी होगी। तो इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इम्प्रिंट एज। और इम्प्रिंट एज में भी 0 से पहले का भी टाइम है, यानी बच्चे की रूह जैसे ही माँ के रहम में आ जाती है,
4 माह के बाद वहाँ से इम्प्रिंट एज शुरू होता है। यानी माँ जो कुछ दिमाग में उसके आ रहा है वो बच्चे को जा रहा है। जैसे ही रूह आ जाती है, माँ अगर उस वक्त डर रही थी तो बच्चा भी डरने वाला पैदा होगा। माँ अगर उस वक्त गुस्से में थी तो बच्चे अभी जो है उस वक्त गुस्से वाला पैदा होगा। तो माँ अगर हंसती खुशती रही थी तो बच्चा भी वैसा ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, इम्प्रिंट एज। उसके बाद मॉडलिंग एज है, जहाँ मेंटर का रोल आपको अदा करना है। और फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो आप फ्रेंड्स, एज ए फ्रेंड आपको अपना रोल अदा करना है। अब यह सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज नॉट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग को समझने के लिए आसान तरीका यह है कि व्हाट इज नॉट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग ये नहीं है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए। बहुत से लोगों का ये मामला होता है कि अपने से ज़्यादा, मतलब जितनी उनकी इस्तात है उससे ज़्यादा वो पैसा दे करके समझते हैं कि वो बच्चे को एडमिशन अच्छे कॉलेज में कराएं। यानी कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आउटसोर्स कर दिया। अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा दिया, अच्छे असातिज़ा मिल गए तो काम हो जाएगा। यकीन जानिए कि इसमें माँ बाप की बड़ी अहमियत है। माँ बाप जितना उनके साथ मामला करेंगे उतना बच्चे की सेहत बनेगी, बच्चे की पेरेंटिंग सही तरीके से होगी। तो लोगों का मसला ये है कि वो बच्चों के टैलेंट को, उसकी सलाहियत को, उसकी क्रिएटिविटी को आउटसोर्स करके समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो ये ऐसी बात नहीं है। फिर ये कि ये भी पेरेंटिंग नहीं है कि किसी बच्चे को आप ड्रॉप और पिक कर रहे हैं स्कूल से, आप समझ रहे हैं कि आपकी पेरेंटिंग है, ये भी नहीं है। बहुत से लोगों का एक और कॉन्सेप्ट है पेरेंटिंग का, व्हाट इज नॉट पेरेंटिंग। मैं बता रहा हूँ आपको कि बाप जो है वो ATM मशीन बने हुए हैं। बच्चा जब भी आकर के उनके पास मुलाकात करता है जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है। पूछते हैं कि क्या होना है, कितना होना है, कब होना है। ये 3 सवालात करते हैं और फिर उनका जिम्मेदारी ख़त्म, पेरेंटिंग। तो आप अगर ATM मशीन बने हुए हैं तो बच्चा आपका ना तो क्रिएटिव होगा, ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, ना उसके कैरेक्टर में तब्दीली आएगी। तो एजुकेशन के जो ग्रेटर आप ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं या ग्रेटर गोल्स कह सकते हैं, 3 ग्रेटर गोल है जिसका मैंने आपके सामने तस्करा किया। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, दूसरा है आपका क्रिएटिविटी, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैरेक्टर। ये 3 बेसिक डायमेंशन है किसी भी पेरेंटिंग के अप्रोच के लिए। आप बच्चा होमवर्क कर रहा नहीं कर रहा है, ये पेरेंटिंग का ग्रेटर गोल नहीं है। बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आना, ये भी पेरेंटिंग का ग्रेटर गोल नहीं है, एक्चुअल गोल नहीं है। हमारा फोकस जो मिनिमम लेवल के गोल हैं, हमारा फोकस उस पर है। बच्चा अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहा लेकिन झूठ बोल रहा तो चलेगा, बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा तो चलेगा, लेकिन बच्चा अगर अच्छे मार्क्स नहीं ले आ रहा है तो वालिद साहब जो पूरी अपनी मुश्किल से टाइम निकाल पाते थे वो आकर के बच्चे को डांटने लग जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ना आ जाए, लाइफ स्टाइल उसका ख़राब हो जाए चलेगा, उसकी पोटेंशियल तबाह बर्बाद हो जाए चलेगा, लेकिन फोकस ये है कि एग्जामिनेशन में वो बाजू वाले घर से या अपने रिश्तेदारों में जो लोग मौजूद हैं उनसे कम नहीं आना है। ये जो मसला है, बात को जो है जिस अंदाज से हमने आजकल पेश कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ा कंज्यूमरिज्म का एक अप्रोच है जो हम अपने बच्चों के दिलों पर डाल दिए। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत से मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो इस बात का रोना रोते हैं कि उनका बच्चा जो है एग्जामोफोबिया में आ गया। अभी कल ही की बात है, एक साहब ने मुझे सवाल करके पूछा कि मेरा बच्चा एग्जामोफोबिया में है, उसको कैसे उसमें से निकाल लेना चाहिए। मैंने कहा कि 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे जो 14 साल 15 साल में जो स्ट्रेस लेते थे, आज बच्चे 7-8 साल में वो स्ट्रेस ले रहे हैं। तो अजीज़ मोहतरम साथियों, ये बहुत अहम तरीन चीज़ है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है व्हाट इज़ पेरेंटिंग एंड व्हाट इज़ नॉट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग ये नहीं है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, पेरेंटिंग ये नहीं है कि वो बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना, पेरेंटिंग ये नहीं है कि बच्चा अच्छे से होमवर्क करना, पेरेंटिंग ये नहीं है कि आप ATM मशीन बने। ठीक है, उसके कुछ चीज़ें बहुत अहम तरीन हैं, लेकिन इसको ही सब कुछ समझ करके इसी को पेरेंटिंग समझना, ये सबसे बड़ा हमारा ये कह सकते हैं कि गलती है जो हम कर रहे हैं। तो मैंने ये बात बताई कि आपके सामने 3 डायमेंशन ऑफ पेरेंटिंग, वो कौन कौन से हैं, जरा चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ पेरेंटिंग। कम ऑन, किसको याद है, चैट बॉक्स में लिखें। Three C's. What are those 3 C's? Confident, character, creativity. Great. जी, तो हमने एक बात इंपॉर्टेंटली आपको ये बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्फिडेंट है फर्स्ट नंबर पर, कैरेक्टर उसके बाद, या क्रिएटिविटी उसके बाद और कैरेक्टर उसके बाद।
इसलिए कि कॉन्फिडेंट अगर बच्चे का चला जाए तो कितना ही बच्चा क्रिएटिव हो, बच्चा कितना ही उसके अंदर कैरेक्टर हो, लेकिन कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज कॉन्फिडेंट, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? आपकी नज़र में कॉन्फिडेंस क्या है? आप चार्ट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि आपकी नज़र में कॉन्फिडेंट क्या है। कॉन्फिडेंट ये है कि बच्चा जो है बोल्ड हो, सबके सामने आकर के मतलब बेहुदा तरीके से अपने आप को एक्सपोज करके बात करे और हम हंसें उसके साथ बैठ करके अपने दोस्तों के साथ, अरे देखो बच्चा कितना बोल्ड है, गलत बोला लेकिन बहुत ज़बरदस्त बोला। ये है कॉन्फिडेंट का मतलब, कि वो पब्लिक स्पीकर बन जाए, ये कॉन्फिडेंट का मतलब है। आपकी नज़र में कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है? एक्सप्रेसिव, ये कॉन्फिडेंट का मतलब है। खुद पर भरोसा हो, खुद पर भरोसा हो। बहुत अच्छा जवाब है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जवाब है। वो प्रेजेंटेशन स्किल आए, वो लर्नर बने, वो बिल्डिंग स्ट्रांग हो, स्पीकिंग और इस तरह की ये हो, ये तमाम चीज़ें कॉन्फिडेंट नहीं है, ये मगरिब का तस्वुर है। कॉन्फिडेंट का मतलब बच्चा जो है बोल्ड हो, सबके सामने जाकर के पब्लिक स्पीकिंग में कुछ भी बोल के आ जाए बच्चा, ओके, किसी हद तक वो हो सकता है, लेकिन वो बोल्ड की अलामत है, कॉन्फिडेंट की अलामत नहीं। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, एक बच्चा शाई है, क्या वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है? लेट मी आंसर, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। एक बच्चा जो है शाई है तो क्या वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है? यस, मजीद बेग मिर्ज़ा साहब, माशाल्लाह। और कोई साहब बता सकते हैं? मे बी मुजीब साहब जी जी, मे बी, नो, अनफेयर, डिपेंड्स, यस, मे बी। देखिए, कॉन्फिडेंट का पहला बेस ये है कि बच्चे के अंदर अपनी अहमियत का एहसास हो, दूसरे को गैर अहम जानते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार मैं बताता हूँ कि अपने आप को अहमियत दे बच्चा, दूसरे को गैर अहम जानते हुए। कि बहुत से लोगों का मसला ये रहता है कि दूसरे को गैर अहम समझ जाते हैं और जो है ना उसकी कोई वक़्त नहीं रहती है। तो दूसरे को गैर अहम नहीं कहना है, अपने आप को अहम करने की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरे को गैर अहम नहीं कहना है, अपने आप को अहम जानते हुए। बहुत से लोग सामने वाले की हिजू कर देते हैं। बोल्ड जब आज बच्चा होता है तो उसका मसला क्या रहता है? सबसे बड़ा मसला, वो सामने वाले को ये नहीं करता, कुछ उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉन्फिडेंट वो बच्चा है जो अपने आप को अहम समझे, दूसरे को गैर अहम ना समझते हुए उसको भी अहम समझे। फिर दूसरा ये है कि उसके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को अहम समझे इनकिसारी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को अहम समझे इनकिसारी के साथ। यानी अपने आप को अहम समझ रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपनी बात रख सकता हूं, मैं अपनी बात को सही कन्विंस कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ इनकिसारी होगी। वो लोगों की, जी, इनकिसारी का मतलब ये आप कह सकते हैं कि आदमी सेल्फ वर्थ विद ह्यूमिलिटी, जी, तो सामने वाले को वो ह्यूमिलेट न करे। इनकिसारी ये है कि अपने आप को जो है वो समझे कि अपने खुयूत को वो जानता हो, अपने बाउंड्रीज को, ही नोज वेयर आई एम। और ये नहीं है कि सब लोग, जितने लोग मौजूद हैं वो कोई उनकी अहमियत नहीं है, आई एम द नॉलेजेबल पर्सन। ये इनकिसारी नहीं है। इनकिसारी ये है कि मेरे पास जो बात है मैं अपनी बात तो रख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बड़े साहब बैठे हुए हैं, इनके पास नॉलेजेबल पर्सन है। ये एहसास हो से उसे इनकिसारी हो के, और बहुत से लोग हैं जो नॉलेजेबल हैं, जो बहुत से लोग हैं जिनको इस सिलसिले में और बहुत सी मालूमात हैं। तो ये इनकिसारी है। कि कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि आदमी अपने आप को अहम समझे, किसी और से हम्बल, जी हम्बल, सही बात है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो इनकिसारी जो है वो ये है कि हम्बलनेस आदमी के अंदर हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कॉन्फिडेंट ये है कि आदमी अपने आप को अहम समझे, किसी और से मरऊब ना होते हुए। बहुत से लोगों का मसला ये रहता है कि जब वो कॉन्फिडेंट में आते हैं तो दूसरों से मरऊब होना शुरू होते हैं। मरऊब नहीं होना है जी। कोई एक सवाल, कोई एक बात आई है जी। और इम्पॉर्टेंट यह है कि आदमी अपनी खुद ही को तबाह व बर्बाद ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें समझना है। हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन वाइल रेस्पेक्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, जी एग्जैक्टली। तो लोगों से मरऊब ना होना है
और इनकिसारी ये है कि आप उसके सामने वाले की बात को भी आप इंपॉर्टेंस दें। तो ये है असल में कॉन्फिडेंट का कॉन्सेप्ट जो हमें समझाना है बच्चों को। अगर हम ये समझें कि बच्चा बोल्ड है, मरूब होने का मतलब ये है कि किसी से दब जाना, आदमी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाना, तो ये मरूब होने की अलामत है। तो आदमी मरूब ना हो, बच्चा हो या फिर पेरेंट भी हो, वो मरूब ना हो किसी से। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी खुद ही फना ना हो, उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो फना ना हो। और सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे की आइडेंटिटी को वालिदैन ख़राब करते हैं। किस बेस पे करते हैं? बच्चे को रिस्पेक्ट ना दे करके। कोई आपके घर के बाजू वाले या कोई और आपके बच्चे को ना रिस्पेक्ट दे तो कैसा गुस्सा आता है। लेकिन आप देखें कि मेरे क्या अल्फाज होते हैं मेरे बच्चे के साथ, मेरी अहलिया के क्या अल्फाज होते हैं मेरे बच्चे के साथ, नालायक, गधा, और इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज मैं और मेरी अहलिया इस्तेमाल करती हैं। तो बच्चे को क्या मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ? और यही अगर कोई आदमी कहे तो हम झगड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो अगर हम अपने बच्चे को उसकी खुद ही नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम वो बच्चे को मुकाम दें जो आप उसको देना चाहते हैं। मैं इसको एग्जांपल देता हूं मैं आपको। समझिए कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, या इसी तरह की कोई चीज़? आप लिखें, आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? जी, चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग क्या बनाना चाहते हैं आपके बच्चों को। जितना बड़ा इंसान आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, मोमिन, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, डॉक्टर, इंजीनियर, मोमिन आप बनाना चाहते हैं, तो एक सबसे मुत्तकी और परहेजगार मोमिन को आप ये कहिए कि जो सबसे बेहतरीन आपका मेंटर है, जो बहुत बड़ी मुत्तकी परहेजगार मोमिन है जिसे समझते हैं, उस शख्स को जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं वही रेस्पेक्ट आप अपने बच्चे को दे। जो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट आप बनाना चाहते हैं, तो टॉप मोस्ट, आपके हिंदुस्तान का सबसे टॉप मोस्ट जो साइंटिस्ट आपका घर आ जाए, तो जो रेस्पेक्ट मैं देता हूं उसको, वो रेस्पेक्ट बल्कि उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट अगर मैं देता हूं बच्चे को, तो समझिए कि वाकई मैं बच्चे को वो बनाना चाहता हूँ जो बच्चा बनना चाहता है, या वो उस मुकाम पर पहुँचता है, एक गुड मुस्लिम। तो एक गुड मुस्लिम को जो रेस्पेक्ट आप देंगे, तो वो रेस्पेक्ट आप बच्चे को दें, तो वाजे तौर पर ये रिजल्ट आएगा। होता यह है कि हमारे साथ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं खुद अपना बारहा तज्जिया करता हूँ कि जब मेरे बच्चे मेरे चेयर पर आकर के बैठ जाते हैं, तो जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होता हूँ, कोई जॉब में एकदम से कोई काम करना है, तो मेरा अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, उठ जाओ यहाँ से। आप देखें कि क्या रिस्पेक्ट मैं बच्चे को दे रहा हूँ। और जब मैं अच्छे मूड में होता तो मैं कहता हूँ कि बेटा आप ज़रा सा उठ सकते हैं कि यहाँ से। अब आप देखिए कि एक जज आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो आप कैसे उसके साथ बात करेंगे? उठ जाओ यहाँ से, आप कह सकते हैं? अगर आपको एक बेटे को अपना जज बनाना है, या आपको बहुत बेहतरीन मुसलमान बनाना है, मोमिन बनाना है, तो एक बेहतरीन टॉप मोस्ट मुसलमान, आप जितने भी बड़े आलिम दीन का तस्वुर कर सकते हैं, वो आपकी चेयर पर बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे आप बात करेंगे? तो मुझे वैसा बात करने की ज़रूरत है। मैं अपना जायज़ा लूँ, आप अपना जायज़ा लें, तो आपको एहसास होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट हम पैदा करने वाले पहले फ़र्द हैं। मेरा और आपका मसला ये रहता है कि हम ये समझते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ फिक्सिंग की ज़रूरत है, बच्चों के अंदर कोई इश्यूज़ हैं उसको फिक्स करना है। ये असल मसला नहीं है। मसला एक ये है कि मसला यहाँ पर है, मैं अपने आप को फिक्स कर लूँ, मैं अपने अंदर तब्दीली ले आऊँ, तो बच्चा ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा, बच्चे के अंदर बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन है बच्चा। मैं बच्चे को बच्चे की तरफ मॉडलिंग करवा रहा हूँ बच्चे को, या फिर मैं इम्प्रिंट एज में मैंने जो कुछ दिया है वही तो बच्चा लेके जा रहा है। तो अगर मैं गलत चीज़ दे रहा हूँ तो बच्चा गलत कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँ तो मेरा बच्चा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम बच्चे की खुदी को ख़त्म ना करें। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज़ आपका बच्चा, खुदा ना खास्ता, फेल हो जाए किसी सब्जेक्ट में, तो हमारा अप्रोच कैसा रहेगा? क्या हम इस पोजीशन में रहते हैं कि बच्चे को हग कर लें? ज़रा सोच के बोलिए, क्या आप इस पोजीशन में रहेंगे? और आप यकीन जानिए कि दैट इज़ द राइटेस्ट टाइम टू हग योर चाइल्ड। अपने बच्चे को गले लगाना और कहना कि बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूँ।
जी नहीं, मुमकिन नहीं है बहुत से लोगों के लिए। जो कुछ हो गया हो गया, लेकिन यानी कि आपका कॉलेज हार जाए, आपका बच्चा जीत जाए। हमारा मसला ये है कि बच्चा हार जाता है और कॉलेज जीत जाता है। समझ रहे मेरी बात को आप? बच्चा हार जाता है, कॉलेज जीत जाता है। क्यों? कि बच्चे के मार्क्स आने के बाद हम उसको इतने ऊपर चढ़ा देते हैं रिवॉर्ड्स दे करके कि बच्चा वहां से उतरने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो कॉलेज जीत जाता है, बच्चा हार जाता है, बच्चे की खुद ही हार जाती है। बच्चा जब पास होता है तब भी खुद ही हार जाती है, बच्चा जब फेल होता है तब भी उसकी खुद ही हार जाती है। तो व्हाट मेक्स यू इंपॉर्टेंट, ये आपसे सवाल है कि व्हाट मेक्स यू इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग। यानी कि हमारा पेरेंटिंग वेबिनार है, मैं इसमें आपसे सवाल कर रहा हूं कि व्हाट मेक्स यू इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज आपको इंपॉर्टेंट करती है? जवाब दीजिए इसका चैट बॉक्स में, व्हाट मेक्स यू इंपॉर्टेंट। गुड केयर टेकर, बीइंग ए फ्रेंड, रोल मॉडल, गुड, बच्चा जीत जाए, माशाल्लाह, गुड पर्सन, टू प्ले सुपरेटिव रोल, ओके, गुड मॉडल, नेगोशिएट्स। जी देखिए, आजकल जो एक सबसे बड़ी मसला ये आता है कि साइकोसेमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं इसे। होता ये है कि बच्चा हो या वालिदैन हो, ये अपने अंदर एक वीक फीलिंग महसूस करते हैं कि बहुत कुछ आने के बावजूद भी, यानी कि समझिए कि एक बच्चा जो है हमेशा फर्स्ट आना चाहता है अपने स्कूल में और वो 2 नवंबर पर आए, तो उसके अंदर एक तरह की फीलिंग पैदा होती है, वीक फीलिंग पैदा होती है। या फिर समझिए कि आपके बाजू के घर वाला बच्चा जो है वो बहुत अच्छे नंबर लेके आया, उससे 2 नंबर कम आपका बच्चा लेके आया, तो आपके अंदर एक तरह की कमजोरी आप महसूस करेंगे। ये साइकोसेमेटिक डिसऑर्डर है कि आपको अपनी अजमत का एहसास नहीं है, मुझे अपनी अजमत का एहसास नहीं है, या बच्चे की काबिलियत का, बच्चे के पोटेंशियल का, बच्चे के कॉन्फिडेंट का मुझे एहसास नहीं है। तो होता यह है कि जब मेरे अंदर ये कैफियत होती है, वीक होता हूं मैं, तो मेरी तमाम दिन की सरगर्मियां, मेरी एनर्जी मुतासिर होती है, मेरा कॉन्फिडेंट मुतासिर होता है, मेरी नीयत मुतासिर होती है, और जिसकी वजह से जो है जॉब पर असरात होते हैं, वेल्थ पर असरात होते हैं, हेल्थ पर असरात होते हैं, और एनर्जी लो होना शुरू होती है। तो इसके लिए हमें देखना यह है कि हमारे बच्चे के पोटेंशियल क्या हैं, उसका सेंस ऑफ पर्पस क्या है, उसके आने का पर्पस क्या है, अल्लाह की निगाह में उसका मुकाम क्या है। एक्चुअली ये बहुत लंबा गुफ्तगू का मौजू है, मैं यहाँ पर उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पेडेस्टल है, 3 पेडेस्टल, कि ये 3 स्टेप्स हैं जहाँ से बच्चा जंप करता है उसके कॉन्फिडेंट लेवल को। पहला पेडेस्टल ये है कि उसके पोटेंशियल का आपको इदराक होना चाहिए। अगर बच्चा 70% लेके आया है, लेकिन आपको मालूम है कि आपका बच्चे का पोटेंशियल इतना है कि वो आगे जाकर के कुछ और भी कर सकता है, तो 70% इज ओके, इवन दो सब लोग 90% लेके आए। तो वो पोटेंशियल का एहसास आपको होना है, और पोटेंशियल को नरिश करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना है। अगर समझिए उस वक्त आपने हग नहीं किया, बच्चे को आपने उस वक्त मौका नहीं दिया आपसे मिलने का, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, तो उसका कैरेक्टर भी तबाह हो जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी भी तबाह हो जाएगी। तो सेंस ऑफ पर्पस अगर हमारे सामने वाजे होगा, तो बच्चे के अंदर हम कॉन्फिडेंट पैदा करने में कामयाब होते हैं। और फिर अल्लाह की नज़र में उस बच्चे का मुकाम क्या है, अल्लाह की नज़र में आपका मुकाम क्या है, ये अगर हम समझ में आ जाए, तो बहुत से ड्रास्टिक इश्यू के दौरान में, ड्रास्टिक प्रॉब्लम के दौरान में भी आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आपके सामने बात कर रहे थे, पहली पिलर की बात कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंट की बात है। कॉन्फिडेंट कैसे बच्चे के अंदर पैदा करना है, तो मैंने समअप के तौर पर 2 बातें बताता हूं कि अपने आप को इम्पॉर्टेंट जानते हुए दूसरे को गैर अहम ना समझे। अपने आप को इम्पॉर्टेंट जानते हुए इनकिसारी उसके अंदर हो, उसके अंदर हम्बलनेस हो। अपने आप को इम्पॉर्टेंट जानते हुए भी किसी और से मरऊब ना हो, उसके अंदर उसके जो है उसकी इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। फिर ये कि वो अपनी खुदी को, अपनी सेल्फ स्टीम को बचा करके रखे, लो सेल्फ स्टीम ना हो। फिर अपने आप के अंदर वो जो है ना, इन तमाम वीकनेस से वो पार हो, अपने आप को अपने खुदा के सामने, अपने पर्पस के सामने, अपने पोटेंशियल की बुनियाद पर गेज करे। ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपके सामने रखा। फिर आती है दूसरी चीज़, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि हर बच्चा बोर्न क्रिएटिव होता है, लेकिन हमारे हालात, हमारी अपनी सो कॉल्ड पेरेंटिंग उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। जैसे बच्चा पैदा होते ही सबसे पहला काम क्या करता है बच्चा, माँ का दूध पीता है, और उसका सेकंड लेवल पे आप देखिए
कि बच्चे को बात समझ में नहीं आती कोई भी चीज़, लेकिन उतना क्रिएटिव होता है कि वो बच्चे या माँ की फेस को बहुत आसानी के साथ रीड कर लेता है। इतना क्रिएटिव होता है कि माँ कब गुस्सा कर रही है, माँ कब जो है उससे मुस्कुरा करके बात कर रही है, माँ कब उससे नाराज़ है, माँ कब दूध पिलाना चाहती है, माँ कब दूध नहीं पिलाना चाहती है। ये क्रिएटिविटी ही है बच्चे की कि पैदा होते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर वो चीज़ डाल देते हैं कि बच्चा बोर्न क्रिएटिव होता है। हत्ता के मामलात ये होते हैं कि जो अल्फाज हम बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन जुमले का कंस्ट्रक्शन का अंदाज जो है हर बच्चे का अपना अपना अलग होता है। हर बच्चा अपने हिसाब से जुमलों का कंस्ट्रक्शन करता है और इतने खुश उसलूब के साथ वो अपने जुमलों को पेश करता है। क्रिएटिविटी तो है। बच्चा अगर कोई चीज़ खेल रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेल रहा है, एक बॉल मार दे कहीं पर जाकर के, बॉल जाके किसी पर ऐसी जगह पर जाए जहां से हम नहीं निकाल सकते, लेकिन आप बच्चा देखिए कितना क्रिएटिव होता है। 10 मिनट के अंदर जाएंगे वो बॉल निकाले। आप घर में ही देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें जो है आपको मिल नहीं रही हैं, लेकिन बच्चा जाएगा ऐसा ऐसे 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 जाएगा और जा करके उसमें से वो चीज़ निकाल करके ले आएगा। तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी है जो आपको उस मुकाम पर पहुंचाती है, और इसकी क्रिएटिविटी को बाकी रखना पेरेंटिंग है। बच्चे की क्रिएटिविटी को सस्टेन करना, नीचे की तरफ नहीं ले जाना, ये पेरेंटिंग है। और मैं जब सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या वाकई हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को बाकी रखने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चा जो है देखें, जहाँ वॉल है वहाँ डोर बनाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे ऐसे मुकामात पर जहाँ उसको लगता है कि वहाँ रास्ता बन ही नहीं सकता है, वो रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है। और उसके पास देखिए आपको कि हर तरह के टाइम में वो सर्व करने में कामयाब हो जाता है। एनी सिचुएशन में, एनी टाइम, कितना भी आप गुस्सा कीजिए, 2 सेकंड के अंदर उसकी मुस्कुराहट आपको वापस ले आती है। दैट इज व्हाट द क्रिएटिविटी। वो आपको जीतना जानता है, उसके अंदर इतनी बेहतरीन क्रिएटिविटी है। लेकिन हमारा मामला क्या है, हम बच्चे की क्रिएटिविटी को प्रोडक्टिविटी से कंपेयर करके प्रोडक्टिविटी और स्किल सेट उसके अंदर पैदा करते हैं। बच्चे की क्रिएटिविटी को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करके हम ये करते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, स्किल सेट उसके अंदर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा एक ड्राइंग उतार रहा है, पेंटिंग कर रहा है, वो अपने हिसाब से कुछ भी पेंटिंग कर देता है। उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी आपको नज़र आएगी। लेकिन हमारा मामला क्या होता है, हम उसको उठा करके वो दे देते हैं कि इसको ऐसे सेम टू सेम बनाना है। अब क्या हुआ, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है और वो उसके अंदर स्किल आ रहे हैं, महारत आ रही है। महारत रिक्वायर्ड है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद रिक्वायर्ड है। उसकी क्रिएटिविटी को आप समझ जाएं और उसमें महारत पैदा करें तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ होगा जिसे हमें करने की ज़रूरत है। मुझे भी, आप में से हर शख्स को भी इसकी बड़ी अहमियत है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो मैंने आपके सामने बात पेश की कि उन्होंने एक और रिसर्च किया, कहा कि बच्चे की क्रिएटिविटी को ख़त्म करने के 3 टॉप मोस्ट अल्फाज हैं जो वालिदैन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे टॉप 3 अल्फाज बताइए जो अपने बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जो कि नेगेटिव हैं। लिखें आप चैट बॉक्स में। डिफ़िकल्ट होगा लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लिखें ताकि आपके जहन में रहे कि ये अल्फाज मैं ना लिखूँ। तो उन्होंने स्टडी की, स्टडी करने के बाद 3 अल्फाज उनके पास आए कि ये 3 अल्फाज हर पेरेंट इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों को बिल्कुल बेकार है। जी जी, बकवास, यू कांट डू इट। जी जी, तो ऐसे ही कुछ अल्फाज है, लेकिन उन्होंने टॉप 3 अल्फाज कहे कि ये 3 अल्फाज तकरीबन पेरेंट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बच्चे की जो है क्रिएटिविटी ख़त्म होती है। पहला कहा कि चुप रहो, चुप रह जाओ या चुप हो जाओ। ये पहला अल्फाज, पहला लफ्ज़ है, चुप हो जाओ। फिर यह कि बात कम करो या बैठ जाओ, बैठ जाओ। चुप हो जाओ, बैठ जाओ। तीसरा, चले जाओ। आप में से कौन किसी ने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करें वो लिखें यस। किसी ने अगर नहीं इस्तेमाल किया है 3 अल्फाज, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, मैं समझता हूँ हम में से हर शख्स ने हर दिन इस्तेमाल किया है। चुप हो जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ। और उन्होंने कहा कि ये बच्चे की क्रिएटिविटी को, उसके क्वालिटी क्वेश्चंस को आस्क करने से रोकती हैं। बच्चा जब कोई सवाल करता है, वो मुझे ये बात बताइए, चुप बैठ जाओ, चुप हो जाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, चुप हो जाओ।
या फिर बहुत ज़्यादा बच्चा सवाल करने लग जाए, चले जाओ। अब क्या हो रहा है बच्चे के साथ मामला, बच्चा ये करेगा कि अब वो तो बहुत बिजी हैं, उसके जो दिमाग में जो सवालात आ रहे थे उसको दबा देगा, उसकी क्रिएटिविटी क्रश हो जाएगी। यकीन जानिए कि अगर बच्चे के इसमें जहर उगलना है तो ये 3 अल्फाज का पे दर पे हम इस्तेमाल करें। मैं जायज़ा लूँ तो ऐसा लगता है कि बारहा मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इसे कंट्रोल करना है। जब से मैं चीज़ सीख रहा हूँ इसमें कुछ चीज़ें मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपना टारगेट बनाएं कि 3 अल्फाज आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, ताकि बच्चे के क्रिएटिव सवालात का, बच्चे के पोटेंशियल सवालात का, ये आप जहन में रखिए कि बेहतरीन सवालात ही बेहतरीन जवाबात का जो है लेवल सेट करते हैं। कि अगर आपका बच्चा क्वालिटी सवालात पेश करता है तो क्वालिटी जवाबात देने के आप लेवल पर आते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर वो कैफियत होनी चाहिए। तो मैं समअप के तौर पर ये कहूँगा कि क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए बच्चा बोर्न क्रिएटिव है, हम उसको एटमॉस्फियर दें, उसकी क्रिएटिविटी को सस्टेन रखें, उसे डाउन ना करें, और प्रोडक्टिविटी को क्रिएटिविटी से कंपेयर करके प्रोडक्टिविटी की वजह से क्रिएटिविटी को ख़त्म ना करें। फिर ये कि ऐसे अल्फाज का ना इस्तेमाल करें जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी मुतासिर होती है। तीसरा और आखिरी उसका जो बेसिक गोल्स कह सकते हैं, या 3 डायमेंशन आप पेरेंटिंग कह सकते हैं, या पेरेंटिंग के जो बेहतरीन अहम तरीन चीज़ें हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको पेरेंटिंग के बारे में बात की, मॉम और फादर के रोल की तरफ बात की है, बच्चों के इमोशंस को समझने की बात यहाँ पर आ रही है। जब आप इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में इमोशंस का ताल्लुक आएगा, और वो तमाम जो हम टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए थे वो टॉपिक्स यहाँ पर इंशाल्लाह कवर हो रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे नज़र में ये है कि पेरेंटिंग का मतलब बच्चे को कंट्रोल करना, बच्चे को चुप बिठाना, या बच्चे को अपने गुस्से की बुनियाद पर चलाना, बच्चा जैसा हम चाहते हैं वैसा करना। दिस इज नॉट पेरेंटिंग। जो हम समझते हैं वो करे बच्चा, वो पेरेंटिंग नहीं है। बच्चे को एंगेज करे कि वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करे, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करे। तो असल में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर है, मेरे पास प्रॉब्लम है। फिक्स किसको करना है? बच्चे को फिक्स नहीं करना है, बच्चे के इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है। मैं अगर अपने इमोशन को कंट्रोल करूंगा तो बच्चे के इमोशन ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगे। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा तो बच्चे का गुस्सा कंट्रोल होगा। मैं अपनी मायूसी को कंट्रोल करूंगा तो बच्चे की मायूसी कंट्रोल में आएगी। मैं अपने अंदर जो है क्रिएटिविटी ले आऊँगा तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी। मेरा इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ बढ़ेगा तो बच्चे का इन्वॉल्व मेरे साथ बढ़ेगा। तो ये बहुत से एस्पेक्ट हैं जिस पर मुझे काम करना है। हम में से हर शख्स को वैसे थे वालिद वैसे थे वालिदा काम करनी है, और ये बहुत ही अहम तरीन चीज़ है। अब तीसरा एस्पेक्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के इमोशनल नीड को समझे, बच्चे के जज्बात को समझे, उसके इमोशंस को समझे। बच्चा कब गुस्से में आता है, बच्चा कब जो है नाराज़ हो जाता है, उसके इमोशंस को समझे। तो हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि बिहेवियर का, कैरेक्टर का मतलब ये है कि बच्चे का बिहेवियर को देखना। ये कैरेक्टर नहीं है। 2 नंबर लोग भी ज़ाहिरी तौर पर बिहेवियर में अच्छे नज़र आते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं, खुद हम अपना पर्सनल लेवल पर जायज़ा लें तो हम अपने दोस्त अहबाब में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने जो है रिश्तेदारों में हम बहुत दूर से धुले हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या मेरी बीवी मेरा सर्टिफिकेट दे सकती है कि मैं वाकई अच्छा हूँ? या शोहर बीवी के लिए सर्टिफिकेट दे कि वाकई अच्छी है? तो बिहेवियर से आदमी के कैरेक्टर का पता नहीं चलता। जी जी जी, सही बात बताई कि इन टुडेज टाइम इवन फादर शुड आल्सो एनरोल विथ चिल्ड्रंस। फादर एंड मदर भी हो सकता है। जी, तो असल में पेरेंटिंग, या ये कहेंगे कैरेक्टर, ये नहीं है कि बिहेवियर को देख करके आदमी को अच्छा समझे। कैरेक्टर ये नहीं है। कैरेक्टर है प्योरिटी ऑफ इंटेंट, यानी कि ख्यालात की या नीयतों की पाकीज़गी जो है ये कैरेक्टर है। ख्यालात की, नीयतों की, दिलों के ख्यालात की पाकीज़गी जो है ये असल में कैरेक्टर है। प्योरिटी ऑफ इंटेंट इज़ कैरेक्टर।
अब लोगों का मसला यह है कि वो पीपुल कॉन्शियस हैं। बाहर वाले क्या देखेंगे, हमारे बच्चे, अगर कोई मेहमान घर में आ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, बेहतरीन अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बेटा तुम लोग। बच्चा चाहता है कि उसके हिसाब से कोई कपड़ा पहने, लेकिन वालिदैन क्या करते हैं, अरे फला अंकल आ रहे हैं, तुम ऐसे कपड़े पहने तो कैसे दिखेंगे गंदे। क्यों? क्योंकि हम पीपुल कॉन्शियस हैं, हम गॉड कॉन्शियस नहीं है। होना ये चाहिए था कि हम गॉड कॉन्शियस हों कि अल्लाह को क्या पसंद है। हम जब लोगों से, बच्चे से बात करते तो हम क्या कहना चाहिए था, हम ये कहते हैं कि भाई आप, अल्लाह को अच्छा लगता अगर आप अच्छे कपड़े पहनते, मस्जिद जा रहे हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाए ताकि अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। गॉड कॉन्शियस अगर हमारे अंदर है, कॉन्शियसनेस है, तो बहुत हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा। लेकिन मैं अगर पीपुल कॉन्शियस हूं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, बाजू वाले क्या करेंगे, तो फिर ये होगा कि हम नंबर के चक्कर में पड़ जाएंगे। हम जो है बच्चे के टैलेंट को प्रोडक्टिविटी की बेस पर उसको गेज करना शुरू कर देंगे। हम जो है अपने बच्चे के आदत व अतवार को बाजू वाले के बच्चे के आदत व अतवार पर कंपेयर करके समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त हमारे बच्चे के अंदर सलाहियत है, क्योंकि बाजू वाला तो बहुत गिरा हुआ है, उसके अंदर तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये जो स्केल है, स्केल हमारी ये होनी चाहिए कि प्योरिटी ऑफ इंटेंट हो, ख्यालात की पाकीज़गी, या फिर ये कहेंगे कि नीयत की पाकीज़गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरे लेवल पर यह है कि गॉड कॉन्शियसनेस हो, ना कि पीपुल कॉन्शियसनेस ना हो, कि बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग में खुद अपने, हमारी अपनी सोच में अल्लाह के कॉन्शियस, अल्लाह यानी कि खुदा का शऊरी ईमान हो, ना कि लोग क्या कहेंगे ये हमारे जहन में ना हो। तो अगर बच्चा वाकई इस लेवल पर पहुंचेगा तो वो हमेशा ट्रुथ के साथ ठहरने वाले बनेगा। तो मैं आपको 3 पॉइंट दे रहा हूं, इसको आप लाजिमन लिखिए। कुछ अगर आपने अब तक नहीं लिखा है, मैं तो समझता हूं कि बहुत से लोगों ने लिखा होगा, लेकिन ये 3 पॉइंट आप लिख लें, जहन में रखें। पहला यह है कि अगर आप बच्चे के सलाहियतों पर, पोटेंशियल पर अगर आप डाउट करते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म होगी, एक पिलर गिर जाएगा आपका। और एक बार रिपीट करता हूं मैं, डाउटिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ योर चाइल्ड, यू विल लूज क्रिएटिविटी ऑफ योर चाइल्ड। तो अगर डाउट करते हैं बच्चे की सलाहियत पर, उसके पोटेंशियल पर, अल्लाह ताला ने फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने वही आयत पढ़ी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया है। तो इनबिल्ट बोर्न टैलेंटेड बनाया है, उसके अंदर पोटेंशियल बेपनाह है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, द लफ्ज़ सकता जो है ना, एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि सकता जब भी हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली हम उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं, जो दूसरा मेरा पॉइंट है। यानी कि डाउटिंग ऑन द पोटेंशियल इज इक्वल टू क्रिएटिविटी लॉस, यानी कि क्रिएटिविटी को ख़त्म करना है। तो अगर आप बच्चे के पोटेंशियल पर, उसकी जो है काबिलियत पर आप शक कर रहे हैं, तो बच्चे की, उसकी जो है क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। बच्चे की नीयत पर अगर आप शक कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टर चला जाएगा। जैसे भी मिसाल के तौर पर, आप ये नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं हो सकता, ये आपके लेवल का है ही नहीं, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आप बच्चे की नीयत पर शक कर रहे हैं। बेसिकली अगर दूसरे अंदाज में कहूं तो ये शिर्क खफी है कि बच्चे की नीयत पर आप शक कर रहे हैं। कहते हैं कि बच्चा आप ही करे सो है, ये मुझे मालूम है 100%, तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब मैं देखूं कि मैं कितने मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, आप देखें कितने मरतबा आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो है ये बेसिकली नीयतों पर शक है, और जब बच्चे की नीयत पर शक करते हैं तो उसका कैरेक्टर चला जाएगा। बच्चे ने झूठ बोला, आपको मालूम है बच्चे ने झूठ बोला, लेकिन अगर आप उसकी नीयत पर शक करेंगे तो क्या होगा। एक बात, बहुत बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहूँगा मैं, कि अगर सपोज आपका बच्चा बुलूगियत से पहले मर जाए, कहाँ जाएगा? लिखिए आप ज़रा इसमें चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर बच्चा आपका बुलूगियत से पहले मर जाए तो कहाँ जाएगा वो? जन्नत में जाएगा। राइट? श्योर कि बच्चा मर जाए बुलूगियत से पहले तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। और अगर हम मर जाएं तो कहाँ जाएंगे? डाउट है ना? नो आइडिया, डाउट है, क्योंकि अभी पूरा अल्लाह ताला की रहमत होगी और उस वक्त सही अमाल से हम गुजर रहे होंगे तो चांस है,
वरना दूसरी तरफ है, पता नहीं। तो इसका मतलब ये कि हु इज़ प्योर, हु इज़ प्योर, कौन प्योर है, बच्चा या आप? हम तो हज करने के बाद जो है जैसा पैदा होता है बच्चा वैसा बन करके आते हैं हम। तो किसके अंदर करेक्शन की जरूरत है, मेरे अंदर या मेरे बच्चे के अंदर करेक्शन की जरूरत है? जब बच्चा चाइल्ड जो है वो प्योर है तो हम फिक्स उसको क्यों करना चाहते हैं? फिक्स किसको करना चाहिए? यकीन जानिए कि काम मुझे अपने आप पर करने की ज़रूरत है। हम बच्चे पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बच्चे के इमोशंस को फिक्स करना चाहते हैं, बच्चे के कैरेक्टर को फिक्स करना चाहते हैं। वो तो मॉडलिंग एज में है, वो तो इम्प्रिंट एज में है, या तो वो फ्रेंडशिप के एज में है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बहुत ही संजीदा सवाल है हमारा कि हम फिक्स करना चाहते हैं तो अपने आप को फिक्स करें। कुछ काम करना चाहते हैं, अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप पर तब्दीली ले आने की कोशिश करूं। तो मैंने पहली बात बताई कि डाउटिंग ऑन पोटेंशियल, क्रिएटिविटी गॉन, डाउटिंग ऑन निया, कैरेक्टर गॉन, और डाउटिंग ऑन सेल्फ, मतलब बच्चा अपने आप पर डाउट करना लगेगा तो उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। देखिए, जब बच्चे के पोटेंशियल सलाहियत पर उसके डाउट करते हैं तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, फिर उसकी नीयत पर डाउट करने लग जाएंगे तो कैरेक्टर ख़त्म होगा। एट द एंड रिजल्ट क्या होगा? जब ये दो चीज़ें हम करने लगते हैं तो बच्चे को अपने आप पर डाउट आने लगेगा, मैं कर सकता हूँ कि नहीं की, मेरे से हो सकता है कि नहीं की। एंड रिजल्ट क्या है? उसका कॉन्फिडेंस चला गया। बच्चे की निया क्या है? व्हाट इज द निया ऑफ चाइल्ड? यानी कि बच्चे ने समझे कि मिसाल के तौर पर बच्चे ने कहा कि वॉशरूम से बच्चा आया और आपको लगा कि वॉशरूम की सीट पर जो है ना पेशाब गिरा हुआ, आपको ऐसा डाउट हुआ, तो आपने कहा बच्चे को कौन किए थे? एक बच्चे ने कहा कि भाई मैंने किया। तो आपने फ़ौरन छुटते बोले कि मुझे 100% मालूम है कि तुम ठहर के पेशाब करेगा। बच्चा बोल रहा है अबू मैंने नहीं किया, ठहर के। अब मेरा जवाब क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे 100% मालूम है, वो पानी गिरा हुआ है। अगर सपोज वो 100% कर भी लिया है तो आपको उसके कॉन्फिडेंट को बरकरार रखने के लिए किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए? मुझे मालूम है बेटा आपने जो है होना बोल के नहीं किया है, लेकिन आप जल्दी में थे होंगे इसलिए किए, लेकिन आइंदा आप ना करें। तो अब क्या होगा बच्चे का अप्रोच? अगर मैं ये कहूँ कि तुमने 100% किया, मुझे यकीन है तुम हमेशा करते रहते हैं, तो बेसिकली हमने बच्चे की नीयत पर शक किया। ज़रा सोचें, गौर करें। मैं अपना जायज़ा लूँ, आप अपना जायज़ा लें। ऐसे बहुत से हमारे ये हैं कि घर में कहीं पैसे रखे हुए थे, आपने गलती से इस्तेमाल कर लिए। पहली मर्तबा बच्चे को आप डांटे कि कहा कि तुम लिए, मुझे मालूम है 100%। अब क्या होगा? एक मर्तबा आप उस पर लेबल लगा लेंगे तो बच्चे का मामला क्या? समझ लीजिए एक मर्तबा उसने चोरी की थी, लेकिन आपने उसके बाद से कंटिन्यूसली उस पर यह इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि तुमने वहाँ से पैसे लिए, फला लिए। एक्चुअली बच्चे को हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, बच्चे के जो है कॉन्फिडेंट को ख़त्म कर रहे हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना चाहिए था इस इशू को, लेकिन हम स्पॉइल कर रहे हैं। तो स्पॉइलिंग के जो है 5 बड़े बड़े टारगेट हैं। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं चाहूँगा कि आपके सवालात कुछ आएँ, कुछ उस पर बात करें। मैं जस्ट उन 5 चीज़ों को रखूँगा, फिर मैं ज़रा सा आगे बढ़ करके 1-2 बातें रख करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। स्पॉइलिंग जो होती है बच्चों की, उसमें पहला एस्पेक्ट ये है कि बच्चे को हम लाड में रखते हैं। यानी ATM मशीन की जो बात बताई मैंने कि बच्चे जैसे ही पूछता है हर चीज़ लगा करके हम दे देते हैं, पैम्परिंग करते हैं बच्चे को। बच्चा पूछने से पहले तमाम चीज़ें लेकर करके दे देते हैं। बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात हम लोग पूरी करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है वो उसे दिया जाता, ना कि हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश हम पूरी करते। ये जो पैम्परिंग का अप्रोच है, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
जी, जो पैम्परिंग का जो अप्रोच है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इससे हम बच्चे को बचाने की कोशिश करें, ये उसके कैरेक्टर को स्पॉइल कर रहा है, उसके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अंदर आप पर फेथ कम होता चला जा रहा है। फिर दूसरा स्पॉइलिंग का जो स्पॉइल करने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चे का पेरेंट्स स्पेशली फादर का डर। खौफ में बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर बच्चा आपका खौफ में ज़िंदगी गुजार रहा है तो इसके सबसे बड़े मुजरिम वालिदैन हैं। बहुत मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरे अपने लिए भी है। तो अगर बच्चा आप तक पहुँच करके सवालात करने की पोजीशन में नहीं है, आप अपने आप से सवाल करें कि लास्ट कब आपका बच्चा आपसे सवाल किया था। और स्पेशली जो बच्चे 8 से 21 साल के बीच में हैं, या फिर आप ये कहें कि 14 से 21 साल के बच्चे हैं, कब बच्चे ने आकर के आपको सवाल किया था, क्वालिटी क्वेश्चन आपको किया था बच्चा। अगर 14 से 21 साल का बच्चे ने आपको सवाल नहीं किया पिछले 3-4 महीने में, यानी इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है आपके डर के साए में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसको स्पॉइल करने से हम बचाएं, इस फियर को ख़त्म करें, बच्चे के दोस्त बने, बच्चे के मेंटर बने। और ये कैफियत हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर तब्दीली ले आएँ। मैं अपने आप को इस अंदाज से तब्दील करूं कि बच्चा मेरे से फियर ना करे, कभी भी मैं एक्सेस रहूं उसके लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा काम कर रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि उससे सवाल किया गया तो उसने कहा कि मुझे एक टाइम दीजिए इस दिन। तो उसने कहा कि ये दिन मेरे कैलेंडर में हमेशा बुक है, ये दिन मैं किसी को नहीं दे सकता। मैंने सवाल किया क्या है, उन्होंने कहा कि नहीं ये बुक है, मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है, मैं किसी को भी उस दिन नहीं दे सकता। मैंने थोड़ा खुरेद करके पूछा कि क्या है, तो बोले कि मेरा एक बेटा है, एक ही बेटा है मेरे को, और मैंने जो है दूसरे तमाम दिनों में कुछ वक्त देता हूँ, लेकिन ये दिन फुल फ्लश पूरा 24 आवर्स बच्चे का सोना छोड़ करके। तो ये अगर हम क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना शुरू कर दें, वैसे ताल्लुक़ पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट हम अपने टाइम के करीब की तरफ आ रहे हैं। फिर यह है कि बच्चे पर शक करना, अभी जो हमने बात की शक करना, शक जो है बहुत बड़ा फितना है। बच्चे की नीयत पर शक करना है, बच्चे के बिहेवियर पर शक करना है, बच्चे की सोच पर शक करना है। और होता यह है कि जब हम शक शुरू कर देते हैं तो उसका डेवलपमेंट जो है मुतासिर होता है। तो तीसरा ये स्पॉइलिंग एस्पेक्ट है जिसे हमें ख़त्म करना चाहिए। और चौथा जो है वो ये है कि टैंजिबल हम रिवार्ड देते हैं। नमाज पढ़ेंगे बेटा तुमको मैं चॉकलेट दूंगा, राइट। होमवर्क करें तो बेटा हम तुमको ये करेंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अवर चाइल्ड टू टेक रिश्वत और टू गिव रिश्वत। ब्राइब देने के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मैं जब पढ़ा तो बहुत मैं हिल गया जब इस चीज़ को पढ़ा। तो हमारा ये मतलब एक रोज़ाना का मामूल हो गया है कि हम बच्चों को कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं तो हम उसको इंसेंटिव्स देने की बात करते हैं कि बेटा ये करोगे तो ये होगा। अब क्या होता है, बच्चे को एक बार जब से कुरान पढ़ना है तो आप कहेंगे कि बेटा अगर कुरान पढ़ना है तुम्हारे को, तुम कुरान अच्छा पढ़ लो और तुम्हारे को ये चीज़ लगा के दूंगा, तो बच्चा पढ़ लेगा। नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे तो वो ये देखेगा कि बाप वालिद साहब मुझे चॉकलेट देने वाले ही नहीं देने वाले, या उससे अच्छी चीज़ देने वाले नहीं देने वाले तो मैं क्यों पढ़ूंगा। तो हमने जो है वो नेकी की जो जाज़िबियत थी, नेकी का जो अट्रैक्शन था, नमाज का अल्लाह से ताल्लुक़ का जो अट्रैक्शन था, वो अगर हम बताते तो वो रियल जो है अट्रैक्शन होता था, वो बच्चे को रियल टाइम में ले जाता था। लेकिन हमने क्या किया, रिवॉर्ड्स दे करके, टैंजिबल रिवॉर्ड्स दे करके बच्चों को जो है पूरी तरह से ब्राइब देने वाला या ब्राइब लेने वाला बना दिया। बाद में बच्चे बड़े होकर के अगर ब्राइब लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पर भी हमें इस संगीन मुहल्लिक मर्ज से मुझे और आपको बाहर आना है। अल्लाह ताला पहले मुझे इससे बाहर निकालें और आप तमाम को भी उससे बाहर निकालें। आखिरी पॉइंट इसमें जो है स्पॉइलिंग में है कि अननेचुरल लाइफ स्टाइल है, जंक फूड खाते हैं। बहुत से लोगों का मसला होता है कि आकर के पूछते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है ये खाता नहीं है, ये नहीं खाता है फलां। तो मैंने सवाल किया कि भाई वालिदैन में से कौन कौन नहीं खाते हैं ये फूड। बहुत से रिजर्वेशन रहते हैं, वालिदा के कुछ रिजर्वेशन रहते हैं, वालिद के कुछ रिजर्वेशन रहते हैं। तो बच्चों का मामला क्या होता है, वो इधर से 3 चीज़ें इधर से 3 चीज़ें लेती हैं और वो 6 चीज़ें उनकी रिजर्व हो जाते हैं, वो खाते ही नहीं। तो अगर हमारे अंदर ये अप्रोच है, हम हेल्दी फूड की हमारे पास हैबिट नहीं है, तो हमारे बच्चों के अंदर भी रहेगी। आपका बच्चा कोई अगर चीज़ नहीं खा रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारे पेरेंटिंग के अप्रोच में है।
तो उस पेरेंटिंग के अप्रोच को हमें ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। ऑलमोस्ट हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, तो अब हमें करना क्या चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू। तो पहला जो बात मैंने बताई कि वर्क ऑन आवर सेल्फ, मुझे अपने आप पर काम करना है। हर शख्स को अपने आप पर काम करना है, बच्चों पर काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे भी मिसाल के तौर पर मोबाइल का बहुत से लोग कहते हैं कि एडिक्शन है बच्चों को, तो अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि माँ बाप मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो बच्चों को भी वो आदत हो जाएगी। आपका बच्चा शराब पीता क्या? नहीं पीता। क्यों? क्योंकि वालिदैन नहीं पीते हैं। तो बेसिकली जो है स्पॉन्सर कौन है इसका? स्पॉन्सर हम खुद हैं। अगर टाइम स्केड्यूल बन जाएगा तो बच्चों का टाइम का स्केड्यूल बनता है, तो मुझे अब उस पर काम करना है, हर शख्स को उस पर काम करनी है। तो इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल है कि पहले हम अपने ऊपर काम करें, तब जा करके हम अपने बच्चों पर काम कर सकते हैं। तो और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि हमारी इमोशनल नीड्स को हम फिलफिल करें। मेरी अपनी पर्सनल इमोशनल नीड क्या है, क्या मैं उसको फिलफिल कर पा रहा हूँ? दिन खत्म हो जाए, एनर्जी बाकी रहे, क्या मेरे अंदर होता है वैसा? दिन खत्म हो जा रहा है, एनर्जी उसके साथ ही खत्म हो जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है टैंजेबल ऐसे एक्टिविटीज़ मैंने कर लिए कि शाम जब घर पहुंचता हूं तो मेरे पास एनर्जी नहीं रहती है बच्चों को देने के लिए। तो मैं अपनी एनर्जी को बचा के रखूं, मैं अपने इमोशनल जज्बात को बच्चों के लिए बचा कर रखूं। ऑफिस में हम इमोशंस को इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब घर पहुंचते हैं तो इमोशन हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें अपने इमोशनल नीड पर काम करने की ज़रूरत है। Why knowledge is not turned into action? तो ये भी हम अपने सवाल करें कि क्यों नॉलेज हमारा जो है वो एक्शन में क्यों तब्दील नहीं हो रहा है। तो 3 चीज़ें करने के मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला, अपने आप पर काम करें, अपने इमोशनल नीड्स को देखें कि कौन कौन से मेरे इमोशनल, अच्छा तफसीलन हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा वक्त अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, इसलिए हम इमोशनल नीड्स पर उतने बात नहीं करेंगे। तो आप इमोशनल नीड को देखें कि आपकी कौन सी इमोशनल नीड्स हैं, कौन से आपके जज्बाती या फीलिंग्स के ऐसे एरियाज हैं जिस पर आपको काम करना है। और फिर जो कुछ आपको नॉलेज मिला है इस सेशन के ज़रिए से, या आपने जो कुछ पढ़ा है उसके ज़रिए से जो कुछ नॉलेज मिला है, किस तरह से उसको एक्शन में तब्दील कर सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला देता हूँ मैं कि अभी आप चार्ट बॉक्स में लिखें कि ये जितना हमारी जो वेबिनार हुआ है इसमें से कौन सा चीज़ अगले 5 मिनट में आप करना पसंद करेंगे, कौन सी चीज़ आप अगले 5 मिनट में आप करना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे, चार्ट बॉक्स में लिखें। वर्क ऑन आवर सेल्फ, ठीक है, गुड। टैंजेबल बताइए कि क्या करेंगे। वर्क ऑन आवर सेल्फ मतलब कौन सी चीज़ पर काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा बच्चे पे शक करता था, अब मैं शक करना बंद कर दूंगा। दिस इज टैंजेबल। समझ में आ रहा है कि आपको ये एक्शन आपको करना है। एग्जैक्टली, विथ स्माइल, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैप्पी पेरेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और बहुत से लोगों से मैंने ये बात भी सुनी कि वालिदैन का मसला कब रहता है कि बच्चों को पूछा जाए कि आपके अब्बू ज़्यादातर किसके साथ हंसते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि या तो दूसरे बच्चे आए तो उनके साथ हंसते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते हैं। अम्मी किसके साथ ज़्यादा हंसते हैं? सहेलियों के साथ फ़ोन पर ज़्यादा हंसते हैं, या फिर जो है कोई और बच्चे आते हैं दूसरों के तो हंसते हैं। हमारे साथ बच्चे, माँ अब्बू और दोनों बहुत कम हंसते हैं, दोनों को कम ही हंसते हुए हम देखें। तो ताल्लुक़ात की बुलंदगी के लिए, इमोशन और जज्बात को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चाइल्ड। एग्जैक्टली बताइए, अनइंटरप्टेड टाइम मतलब 1 मिनट, मतलब कल सुबह 10 आधा घंटा मैं दे रहा हूँ, आज शाम में देने वाला हूँ। इमोशनल कंट्रोल स्टिल वेक है। मैं चाहूँगा कि ऐसा टाइनियस्ट स्टेप लें कि जो बहुत ही वाज़े रहे, क्लियर रहे, इम्प्लीमेंटेबल रहे। फ्रेंडशिप, इट्स वेक। कंट्रोल माय मोबाइल यूज बाय रेहान शेख। एग्जैक्टली बताइए कि कितने घंटे कंट्रोल करेंगे, कितने मिनट कंट्रोल करेंगे। विल रिस्पेक्ट माई चाइल्ड एंड विल हग हर। ओके, कब करेंगे? अभी होते ही फ़ौरन। रिस्पेक्ट का मतलब क्या, किस तरह का रिस्पेक्ट करेंगे आप, किस चीज़ पे करेंगे? ओके, माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि हर शख्स जो है टैंजेबल फैसला करे कि मैं ये करूँगा। विल लिमिट स्क्रीन टाइम। कितने घंटे के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट करेंगे? तो माशाल्लाह इस पर आप काम कीजिए। बहुत टाइनी 4 आवर्स, ओके, माशाल्लाह, रोज़ाना 4 आवर्स, वेरी गुड, या वीकली 4 आवर्स, देन आल्सो वेरी गुड। बट स्टार्ट कीजिए। सबसे सिंपल वे है कि सबसे छोटा कदम लीजिए, क्योंकि छोटे कदम जो है आपको बुलंदी की तरफ ले जाएंगे।
बड़े बड़े आप जंप लेंगे तो गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। छोटे छोटे कदम लीजिए, टाइनीस्ट स्टेप लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपके पास कोई सवालात हैं तो आप सवालात यहाँ पर लिख सकते हैं, आप सवालात कर सकते हैं, या किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ मुझे सजेशन देना है तो आप सवालात सजेशन जो भी है चाहे दे सकते हैं। वैसे बहुत और चीज़ों पर हम बात कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम जो है 1 आवर 30 मिनट्स है ऑलमोस्ट, जो है वो अख्ताम की तरफ है, 8 मिनट बाकी हैं। मैं सवालात के लिए आपको मौका दे रहा हूँ। जी, या मैं तो रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, लेकिन गालिबन जो है ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर तो बहुत कुछ मिल सकते हैं। तालीम और तरबियत एक अच्छी किताब है। वैसे कुछ और किताबें भी ली जा सकती हैं। पेरेंटिंग इन 21st सेंचुरी एक किताब है, और बहुत सी किताबें आपको मिल सकती हैं। आप अगर मुझे अगर मैं आपको मैसेज कर देता हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भेज देता हूं। आप कहें तो मैं आपको PDF भी भेज सकता हूं कुछ बुक्स की। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर आपको व्हाट्सएप भी करना है, मिनिमम हर एक के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए 8 से 9 घंटे तो होनी